दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकानमी न्यूज़। आज मैं आपको वो स्टोरी ब्रेकअप कर रहा हूँ जो कि मैंने कभी भी नहीं बताई। वो स्टोरी है तोशाखाना इंफॉर्मेशन केस की। आज केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की कोर्ट में। मैंने 23 नवंबर 2020 को एक दरखास्त भेजी थी राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत कैबिनेट डिवीजन को, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन के नाम, जिसमें मैंने वजीर आज़म इमरान खान को 18 अगस्त 2018 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक जितने भी गिफ्ट मिले हैं गैर मुल्क की सरबराहान मुमलिकत की तरफ से, उनकी तफसील मांगी थी। उसमें क्वेश्चन ये थे कि कितने गिफ्ट मिले हैं, क्या गिफ्ट मिले हैं, उन गिफ्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, अगर कोई गाड़ी मिली है तो उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर क्या है, फिर उनमें से कितने गिफ्ट वजीर आज़म इमरान खान ने अपने पास रख लिए, मतलब रिटेन कर लिए, और कितने गिफ्ट तोशाखाना में जमा कराए हैं। और चौथा क्वेश्चन ये था कि जो गिफ्ट रिटेन किए हैं उसके लिए कितनी कीमत इमरान खान ने अदा की है। और पांचवा क्वेश्चन ये था कि जो पैसे, जो कीमत अदा की गई है वो किसके अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए हैं, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ब्रांच नंबर, ये सारी चीज़ें मैंने मांगी थी। कानून के तहत हर महकमा, हर सरकारी महकमा 10 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देने का पाबंद है, लेकिन कैबिनेट डिवीजन ने मुझे रुला के रख दिया है। आज साल होने वाला है, मुझे वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। मुसलसल जो है डिले करते रहे, डिले टैक्टिक्स यूज़ किए। उसके बाद मैंने कानून के मुताबिक पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील की। अपील का 17 जनवरी 2021 को मेरे हक में फैसला हुआ। आप खुद जानते हैं कि 17 जनवरी 2021 से अब तक पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यह है रियासत मदीना, यह है नया पाकिस्तान। मैंने 100 मरतबा, कई मरतबा मैंने अमल दरामद की दरखास्तें दी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में, और उन्होंने डायरेक्टिव जारी किए, बार बार डायरेक्टिव जारी किए, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। बिलाखिर मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त दी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को। उसके ऊपर एक हियरिंग भी हुई 8 जुलाई 2021 को, जिसमें आकर एक डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद आहद साहब हैं, उन्होंने आकर झूठ बोला, रिसीव किया इंफॉर्मेशन कमीशन को, और अभी वो पेंडिंग थी, उसका फैसला होना था। दरअसल इनको सज़ा होनी थी, क्योंकि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन 6 महीने से लेकर 2 साल तक सज़ा दे सकता है कैद की, और 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकता है। अब 20 सितंबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन लेकर आई है कि जी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का 17 जनवरी 2021 का जो फैसला है उसको कल अदम करार दिया जाए, और हम ये खुफिया रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंच सकता है, पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर 1-2 बातें बताना चाहता हूँ कि उन्होंने किस चीज़ का सहारा लिया है कि ये क्लासीफाइड यानी खुफिया इंफॉर्मेशन है। उन्होंने उस वजीर आज़म के डायरेक्टिव का, आर्डर का सहारा लिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुका है, जिसको ये मौजूदा हुकूमत, मौजूदा हुकूमती जमात मानती नहीं, और कहते हैं हम उनसे हाथ मिलाना गवारा नहीं कर सकते। मगर उसका नवाज शरीफ साबिक वजीर आज़म का आर्डर जो है 2015 का, उसको ये मान रहे हैं और अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ क्योंकि तोशाखाने की इंफॉर्मेशन को खुफिया करार देकर किया था, हम नवाज शरीफ के हुक्म पर अमल दरामद करना चाहते हैं, उसको बजा ला रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने जिस कानून के तहत ये इंफॉर्मेशन खुफिया करार दी थी एज ए वजीर आज़म, वो था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002, जो कि 2017 में ख़त्म हो गया, और पार्लियामेंट ने आइन के तहत एक नया कानून मंजूर किया, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017, जिसकी शेख नंबर 29 में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 रिपील्ड हो गया है, मतलब रद्द हो गया है, मुस्तरद हो गया है पार्लियामेंट की तरफ से। जब एक कानून मुस्तरद हो गया है, उसके तहत दिया हुआ आर्डर अब तक ये हुकूमत अपने हक में इस्तेमाल कर रही है, और अदालत आलिया की आंखों में धूल झोंक रही है। और दूसरा ये कहते हैं कि जी इससे पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचेगा। पार्लियामेंट को नहीं पता है, वो कानून मंजूर कर लेती है, उनको मफाद का ख्याल नहीं है। एक जकूटा जिन डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन कहता है, वो डिफाइन कर रहा है पाकिस्तान के मफाद को कि वजीर आज़म ने जो तोहफे अपने पास रख लिए हैं, जो ओने पोने खरीद लिए हैं, और उसके अंदर और भी कहानियां हैं जो मैं आपको
बाद में बताऊंगा जब ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वो इंफॉर्मेशन जो है बताने से पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचेगा और कहते हैं दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो सवालात किए कैबिनेट डिवीजन से, मैंने उनमें से किसी मुल्क का नाम नहीं पूछा है और न किसी सरबराह मुमलिकत का नाम पूछा है। मैंने कहा तोहफे कौन कौन से और कितने मिले हैं। जब किसी मुल्क का नाम नहीं आएगा इस इंफॉर्मेशन के बताने से, जब किसी सरबराह मुमलिकत का नाम नहीं आएगा ये इंफॉर्मेशन बताने से, तो ताल्लुकात किसके साथ खराब होंगे? क्या ये जवाब दे सकते हैं? ये जवाब नहीं दे सकते। आज समाअत हुई है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज हैं उनकी अदालत में, और मेरे वकील हैं, मेरी तरफ से मेरे एडवोकेट हैं राना आबिद नज़ीर खान। वहाँ पर जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए बड़े हौसला अफजा थे, वो आपको राना आबिद नज़ीर साहब बताएं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, ये क्या मौक़िफ़ है और जज साहब के पास जो समाअत हुई है आप क्या समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा है और इस पिटीशन का मुस्तक़बिल क्या होगा, और हुकूमत ये जो बहाने बना रही है इसके बारे में जज साहब का क्या माइंड है, आप क्या समझते हैं? थैंक यू वेरी मच राना साहब। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने अवाम पाकिस्तान चला है उसकी नुमाइंदगी करते हुए उनके जो एक्चुअली स्टेक होल्डर हैं इन तहाइफ के, उनकी नुमाइंदगी करते हुए एक दिलेराना कदम उठाया और हुकूमत पाकिस्तान से उस बाबत सवाल किया। और ये सवाल करना कोई कानून इसकी इजाज़त देता है, और वो कानून कौन सा है? वो वही कानून है जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2017। मैं ये समझता हूँ कि जो एक डिफेंस लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस रिट पिटीशन में, वो इस बात का मजहर है कि शायद हम अभी तक हम बतौर कौम अभी तक ऐसे फेयर, ऐसे इक्विटी पे मबनी, ऐसे इंसाफ पे मबनी कवानीन और फिर उन पे अमल दरामद करने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। क्योंकि राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2017 है उसके तहत तो ये बाउंड हैं कि वो इंफॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं। और फिर वो क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन कौन सी है? वो कोई क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। आज मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने अदालत में जो रिमार्क्स दिए हैं वो खुद इस बात का इजहार हैं कि आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, पाकिस्तान के मफाद में बेहतर होगा कि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। वो किस अंदाज से बेहतर होगा कि देखें, अगर आपको किसी गैर मुल्क ने, कोई यूरोप में किसी मुल्क में, किसी इस्लामी मुल्क ने कहीं से कोई गिफ्ट, कोई तोहफ़ा आपके वज़ीर आज़म को दिया है और आप उस तोहफ़े को ला के इस्लामाबाद गैलरी में या लाहौर म्यूज़ियम में या पेशावर म्यूज़ियम में रख देते हैं, तो उसको जो पब्लिक देखेगी, जब विजिट करेगी, तो लिखा होगा कि ये उर्दन के बादशाह ने दिया है, ये कतर के बादशाह ने दिया है। ये बात सही है कि दूसरे मुल्कों के सरबराह तोहफे देते भी इस खातिर हैं कि उस मुल्क के अवाम देख सकें और उनके दिल में अच्छा महसूस। ऑब्वियसली देखें ना जी, अब पाकिस्तानी अवाम का हर शख्स तो खारजा पॉलिसी के मतलब नहीं जानता। वो तो छुट्टी वाले दिन अगर कभी ज़िंदगी में कहीं विज़िट करता है और जाता है, तो जब वहाँ वो चीज़ देखता है तो उसे पता चलता है कि अच्छा जी ये सऊदी अरब के बादशाह ने हमें ये गिफ्ट दिया है हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म को। और वज़ीर आज़म क्या है? वज़ीर आज़म पूरी आवाम का नुमाइंदा है। बुनियादी तौर पे वो गिफ्ट पाकिस्तानी आवाम का गिफ्ट है, तो वो एक अच्छी उससे एक फ़ील आती है, उसका एहसास एक अच्छा होता है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है, हमारे हुक्मरान जो हैं वो एक बेहतर अंदाज में खारजा पॉलिसी को चला रहे हैं। और फिर इसी तरह ही ऑनरेबल अदालत का जो था वो, और उन्होंने इसका इज़हार किया कि अगर गवर्नमेंट को, अटॉर्नी जनरल को कहा कि अगर आपको कोई उसमें कोई प्रिविलेज हासिल है किसी इंफॉर्मेशन को ना देने में, तो प्रिविलेज आप एक्सरसाइज करें। हम कहाँ पूछते हैं? एटम बम का फार्मूला दिया है, एटम बम तो का ना दे हमें, मैं नहीं मांगता। उन्होंने यूरेनियम की बात की है, लेकिन राना साहब आपको भी पता है कि वो तो इस एक्ट के नीचे डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस से मुतल्लिक मामला की इंफॉर्मेशन को क्लासीफाइड डिक्लेयर किया गया है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को क्लासीफाइड डिक्लेयर नहीं किया गया। इसको एक जुमला लिख दिया गया है कि ये मफादे पाकिस्तान के खिलाफ ना हो, जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उनको डैमेज ना करे। भाई ये कैसे डैमेज करेगा? ये तो उन ताल्लुकात में बढ़ोतरी का बायस बनेगा, उन ताल्लुकात की बेहतरी में इजाफे का बायस बनेगा। और मैं ये समझता हूँ कि
کہ آنریبل کورٹ نے جو آج سجیسٹ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو ان کے وکیل کے ذریعے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ پٹیشن آپ کی جو فیئرنیس کی جو اصول ہے جو آپ کی گورننس کا یا جو آپ کا اوپننیس کا پرنسپل ہے آپ کی گورننس کا شاید اس کے منافی ہے، اور آپ اس کو اگر انہوں نے کہا میں مجبور نہیں کرتا، ہم اس کو میرٹ پہ سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ اس کو واپس لے لیں گے تو یہ گورنمنٹ کی اس فیئرنیس، اس ایکویٹی، اس فیئر پلے، اس جسٹس اور اس کے جو یہ گورننس کے جو پرنسپل بتاتے ہیں ان کو پروموٹ کرے گا۔ تو آپ بہتر یہ ہوگا کہ یہ پٹیشن کو واپس لے کے آپ ان کو انفارمیشن شیئر کر دیں، اور بلکہ انہوں نے کہا وہ گفٹ جو ہیں وہ ان گفٹ کو آپ جو رکھیں گیلریز میں رکھیں، اسلام آباد گیلری میں رکھیں، میوزیم میں رکھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ میسج آج مل گیا ہے کہ ان کو آج یا بدیر یہ انفارمیشن جو ہے وہ عوام پاکستان کی عوام کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی، اور یہی پاکستان کے مفاد میں اور اس گورنمنٹ کے مفاد میں بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو کارروائی ہوئی ہے اس کے اوپر بطور وکیل آپ مطمئن ہیں؟ جی میں بالکل، دیکھیں جب ہمارے وہ تمام آرگومنٹس جو ہمارے آرگومنٹس تھے جو ہم نے ڈیفینڈ کرنے تھے وہ آنریبل عدالت خود اس کو مشاہدہ کر رہی تھی، اور وہ ان کو خود کنفرنٹ کروا رہی تھی کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں بہت پر امید ہوں کہ آنے والی جو ہیئرنگ ہوگی، جو پیشی ہوگی، اس کے اوپر یا تو یہ پٹیشن واپس لے لی جائے گی یا پھر اس کو میرٹ کے اوپر فیصلہ کر کے تو یقیناً انشاءاللہ عوام میں پاکستان کے حق میں یہ فیصلہ آئے گا کہ ان تحائف کی تفصیل جو ہے وہ شیئر ہونی چاہیے۔ اور میں ایک اور بات کہ جیسے تحائف کو شیئر کرنے میں ان کو شاید پرابلم نہیں ہے، ان تحائف میں جو امبیزلمنٹ ہوئی ہوگی، مس کنڈکٹ جو انہوں نے بنائے ہوئے اپنے قواعد و ضوابط ہیں ان تحائف کو رکھنے کے حوالے سے، ان تحائف کو ریٹین کرنے کے حوالے سے، ان میں جو انہوں نے رد و بدل کر کے یا ان کی جو خلاف ورزی کی ہوگی وہ شاید ان کے آڑے آ رہی ہے۔ میں ایک بڑی مثال دے دوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ان کے قواعد و ضوابط 2018 کا آفس میمورنڈم ہے کیبنٹ ڈویژن کا کہ جی تمام تحائف جو ہیں وہ ڈگنیٹری ہے جس کو وہ ملتے ہیں، وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جس کو بھی تحفہ ملتا ہے اس کو ریٹین کرنے کا اختیار حاصل ہے ایک سرٹن پرائز کے اوپر، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں جن کو وہ کبھی بھی ریٹین نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے اندر امبارگو ہے، وہ اس کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے، وہ ایک گاڑیاں ہیں اور دوسرا انٹیکس ہیں۔ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ سینٹرل پول میں جائیں گی۔ یہ پاکستانی عوام کو ہم بتا دیں کہ جیسے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہم نے دوسرے ممالک کے لیے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم یہ گاڑیاں خرید کے رکھتے ہیں کہ ان کو جب آنا ہوتا ہے تو ٹریول کرنا ہوتا ہے، وہ سینٹرل پول ہوتا ہے کارز کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گاڑیاں اس سینٹرل پولز میں جائیں گی، وہ کوئی بھی ریٹین نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح انٹیکس کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی کوئی ریٹین نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اسی طرح عجائب گھر میں اور ان کی جگہوں پہ رکھیں گے۔ تو میرا خیال ہے شاید یہاں کہیں آ کے کچھ پرابلمز ہیں کہ یا تو جو چیزیں ریٹین نہیں کر سکتے تھے وہ ریٹین کی گئی ہیں اور وہ خلاف قانون کی گئی ہیں، یا جو ریٹین کر سکتے تھے وہ کم قیمت پہ ریٹین کی گئی ہیں، ایسی کچھ ہیں۔ میں نے کہا عدالت میں کہ جی وہ شعر ہے کہ کچھ تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے، کہ کچھ ہے ایسا، تو اس پہ عدالت نے کہا جی اگر ان کو کسی بات کی پردہ داری ہے تو پھر یہ اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ رانا صاحب آپ کی جو کاوش ہے وہ رنگ لے کے آئے گی اور عوام پاکستان کو آپ کے ذریعے ان کے ایسٹس کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ ناظرین، اسی کے اوپر اختتام کرتے ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ گفٹ ہمیں ذاتی طور پر ملے ہیں، یہ حضرت عمر کے دور کی بات ہے کہ جب مصر فتح کیا گیا تو ایک صحابی تھے، ان کو گورنر بنا دیا گیا۔ جب وہ گورنر بنے تو اس علاقے کے جو بڑے بڑے قبائلی سردار تھے، لینڈ لارڈ تھے، انہوں نے اگر بڑے بھاری بھاری تحفے پیش کیے اور ان کو مطلب معافی اور رعایتیں دے دی گئی۔ یہ بات اطلاع حضرت عمر تک پہنچی تھی، تو حضرت عمر نے ایکشن لیتے ہوئے اس کو گورنری سے ہٹا کر بکریاں چرانے پر لگا دیا۔ بکریاں چرانے پر 6 مہینے ہو گئے وہ بکریاں چرا رہے تھے، وہ صحابی جو گورنر تھے پہلے مصر کے۔ تو 6 مہینے کے بعد حضرت عمر خلیفہ وقت ان کے پاس گئے وہیں پر جہاں وہ بکریاں چرا رہے تھے، اور اسے پوچھا کہ ہاں اب بتاؤ کہ اب کسی نے آپ کو تحفہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیا تحفہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو تحفے مل رہے تھے یہ آپ کی ذات کو نہیں مل رہے تھے، اس عہدے کو مل رہے تھے جس پر آپ بیٹھے تھے۔ لہٰذا یہ واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر نے قمیض پہنا ہوا تھا نیا، تو
तो किसी ने सवाल पूछा कि जी आपका तो कद बड़ा कपड़ा मिला था उससे तो नहीं बन सकता था ये आपका कमीज, तो फिर आप ये कैसे पहन कर? तो फिर हजरत उमर को बताना पड़ गया, बल्कि अदालत में, खलीफा की अदालत में बताना पड़ गया कि मेरे बेटे के हिस्से में जो कपड़ा आया था उसको भी शामिल करके मैंने अपना कमीज बना लिया। तो बात यही है कि शफाफियत की, ये हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, ये जिस मनसब पर बैठे हैं, इससे पहले हमें क्या कहा करते थे कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। अब रियासत मदीना कह रही है कि वज़ीर आज़म के बारे में सवाल मत करें। कैसे सवाल मत करें? ये कानून है, ये आपके साथ को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017, जो कि आइन के तहत पार्लियामेंट ने मंजूर किया। ये हमें हक देता है पाकिस्तान के अवाम को। मैं बतौर आम शहरी, मैं बतौर सहाफ़ी भी नहीं गया, आम शहरी गया हूँ इस कानून के तहत, ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ कि बराए मेहरबानी ये दे दी जाए। लेकिन लगता यही है, जैसे कहते हैं ना कि डिले ऑफ जस्टिस इज़ डिनाई ऑफ जस्टिस, और हम ये समझते हैं बतौर सहाफ़ी कि जब इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर लिया जाता है, उसको डिले किया जाता है, उसको ताख़ीर से जारी किया जाता है, तो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर साल हो गया है, और क्या अगर गवर्नमेंट क्या ये चाहती है कि मज़ीद साल गुजार के ये वज़ीर आज़म साहब अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएं, तो उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी।